वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप टीवी स्क्रीन पर एज ए न्यूज़ कास्टर काम करना चाहते हैं तो साउथ एशिया ग्लोबल टीवी आपको बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। आप अपनी कोई भी वीडियो 2-3 मिनट की कोई भी न्यूज़ पढ़ते हुए बनाइए और हमें भेज दीजिए। हम उसकी सिलेक्शन करेंगे और आपको टीवी पर न्यूज़ कास्टर बनने का बेहतरीन मौका फराहम करेंगे। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हम अपने पिछले प्रोग्राम में हमने सैयद अज़ीम अली साहब को दावत दी और उनसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टडी के लिए और दीगर ऑप्शंस पर बात की, ख़ास तौर पे उन ऑप्शंस पर जो हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर सेटल होने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज हमने दोबारा सैयद अली अज़ीम साहब को दावत दी है कि वो हमें ये बताएं कि वहाँ पर इसके अलावा दीगर कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर, अगेन आपने इनवाइट किया। क्योंकि सर मैं ये समझता हूँ कि कल जो हमने वो डिस्कशन की वो ख़ासी अहम है और हम बहुत सी हमने ऑप्शंस को डिस्कस किया स्टूडेंट वीज़े की ख़ास तौर पर। और स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसी ऑप्शन है जो कि हर नौजवान की पहुंच में आ सकती है। इसके अलावा वहाँ पर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो आपने मुझे बताया था कि उसमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो यहीं से पाकिस्तान से ही इमिग्रेंट होकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी उसके ऊपर हम बात करें। जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी इसमें ख़ासी दिलचस्पी है और हमें इसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया है और वो ये चाहते हैं कि हम उनको इसके बारे में बताएं। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट के अलावा हमारे पास मौजूद हैं, जिस पर हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, स्किल्ड हैं या लोअर स्किल्ड हैं, वो वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर मुस्तकिल रह सकते हैं। अच्छा शायद इसमें ऐसे है कि इसमें जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत सी कैटेगरीज़ मुतारफ़ करवाई हैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड होने के लिए, जिसमें इन्वेस्टर कैटेगरी है, बिज़नेस ओनर कैटेगरी है और इसके अलावा स्किल्ड कैटेगरी है, हाईली स्किल्ड कैटेगरी है। ये 4-5 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आप पाकिस्तान से अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं और वहाँ पे आप मुकम्मल अपना रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम विद इन 4 to 5 years आप नेशनैलिटी क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें पहले तो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं उनका जो एक तो पहले वो जब जाते हैं यहाँ से तो उनके पास वीज़ा है, फिर वो TR पे आ जाते हैं, फिर वो PR पे आ जाते हैं। ऐसा तो एक इनका प्रोग्राम, एक इनका एक अपनी स्टडी को मुकम्मल कर लेने के बाद अगला जो वो तरीक़ाकार है वो अपनाते हैं। तो ये जो लोग जो यहाँ से स्किल्ड माइग्रेंट हैं, जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इनको तो वहाँ जाते हुए कोई वो ज़ाहिर है कि एक जो टेन्योर है स्टडी का वो तो दरम्यान में से माइनस हो जाता है। तो मतलब ये वहाँ पर जाते ही अपना काम कर सकते हैं और इनमें टैक्सेस भी ज़ाहिर है इसमें होते होंगे और वो टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और फिर जाके कहीं पर ये इस काबिल होंगे कि इनको पासपोर्ट मिले। बिल्कुल इस तरह से ही होगा जी। इसमें जो ऑलरेडी वहाँ पर स्टूडेंट जो जा चुके हैं जी, वो अपनी जब एजुकेशन मुकम्मल करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये है कि वो TR उनको मिल जाती है। तो TR के बाद वो 186 सब क्लास 186 में भी वो मूव कर जाते हैं तो उनको फिर वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाता है। उसके ऊपर वो 2-3 साल अपने निकाल के फिर आप वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके पास तो बहुत वाइड ऑप्शंस होती हैं जी। अब जो पाकिस्तान से हैं जो सब क्लास 809 है, 901 है,
890 है। ये जो सब क्लास है ये है बिजनेस कैटेगरी की और इन्वेस्टर कैटेगरी की। बिजनेस कैटेगरी में आप अपनी कंपनी वहाँ पे फॉर्मेट करते हैं और अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ऑनलाइन ये सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपनी कंपनी के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये एक तरीका है मूव होने का। दूसरा है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, उसमें यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी पड़ती है। आप बताते हैं कि मैं फ़लाँ बिज़नेस में इंटरेस्टेड हूँ या पाकिस्तान में मेरा ये बैकग्राउंड है, तो मैं इस बिज़नेस की एक सिस्टर कंसर्न ब्रांच वहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उस पर अपना बिज़नेस वहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो उस पर भी आपको वो वीज़ा मिल जाता है पूरी फैमिली के साथ, और आप वो 1890 में आप सब क्लास में आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा जो सब क्लास 186 है, 482 है, 191 है, 181 है, ये डिफरेंट सब क्लासेस हैं जी। इसके अंदर जो हाईली स्किल्ड है, अगर आप बैचलर्स ऑनर्स प्रोग्राम आपने पाकिस्तान में कंप्लीट किया हुआ है और इसके साथ आपके पास प्रोफेशनल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आइल्स आपके पास 7 बैंड है चारों मॉड्यूल्स में, तो आपको इजीली इमिग्रेशन स्टेटस मिल जाता है। ठीक हो गया। और आप यहाँ से फैमिली के साथ मूव कर जाते हैं। और इसमें जो बैचलर ऑनर आपने बताया, इसमें कोई एज लिमिट भी आप देखते हैं कि क्योंकि बैचलर ऑनर कर लिया उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अगर किसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है 5 साल का हो जाता है, या ये मिनिमम एक्सपीरियंस है, कोई कैद नहीं है ज़्यादा की? नहीं, एज की तो वैसे कोई लिमिट नहीं है उनके पास, लेकिन एज के कुछ पॉइंट्स हैं जो वो देते हैं, उसमें वो आपको 40 इयर्स तक आपको पॉइंट्स देते हैं कि एज के हम आपको इतने पॉइंट्स देंगे। बेसिकली वो फोकस करते हैं जो आपका एक्सपीरियंस है, और उनके एक शॉर्टेज लिस्ट है ऑक्यूपेशन की कि जिस कैटेगरी में उनको वहाँ पे जो लोग चाहिए जो जिनकी वहाँ पे शॉर्टेज है, वो उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट में जो फॉल करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनको इमिग्रेशन एज सुन एज उनका केस जो सा है उनको चाहिए जी बिल्कुल वो लोग उनको चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम अगर पहले बात कर लेते हैं उनकी जो बिज़नेस ऑनर्स हैं, यानी किसी का बिज़नेस है वहाँ, जैसा आपने बताया कि वो यहाँ से जाता है वहाँ पर अपना सिस्टर कंसर्न वहाँ पर खोल लेता है, वो वहाँ पर चला जाता है। इसकी क्या चाहिए उसको, इसके लिए उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन हो, इसके लिए आइल्स का बैंड क्या होना चाहिए और कितने पैसे उसके पास होने चाहिए? देखिए, जो बिज़नेस इन्वेस्टर कैटेगरी है और जो बिज़नेस ऑनर प्रोग्राम है जी 890 और 891, इन दोनों में आइल्स नहीं आपको चाहिए। अच्छा, चलिए, आइल्स नहीं चाहिए। देखिए, आपने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए जो आपने शो करवाने हैं, और वहाँ पे आपने उसको ट्रांसफ़र करवाना है। आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि मेरा ये बिज़नेस है, मैं वहाँ पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे एक लोकल आप अपना लॉयर हायर करते हैं, जो इमिग्रेशन लॉयर होता है, वो आपकी कंपनी फॉर्मेट करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मैनेज करता है, तो आप फिर प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देते हैं और कंपनी आपकी फॉर्मेट हो जाती है। फिर उसके ऊपर आप अपना वीज़ा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा, अपनी कंपनी का जी सेल्फ स्पॉन्सर कर देते हैं। कंपनी का डायरेक्टर हैं तो आप सेल्फ स्पॉन्सर कर देते हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट में से अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उनके बिहाफ पे आप एज अ डिपेंडेंट भी जा सकते हैं। तो ये 2-3 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आपके पास कि आप उसमें कैटेगरी में अप्लाई करके तो अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म की एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई आइल्स नहीं चाहिए। अच्छा, सिर्फ आपके पास एक प्लान होना चाहिए बिजनेस का कि मेरा ये प्लान है और ये मेरे रिसोर्सेज और फंड्स कितने होने चाहिए? फंड्स डिपेंड करता है। जो इन्वेस्टर कैटेगरी है उसमें $5 लाख तक इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो बिजनेस ऑनर प्रोग्राम है उसके अंदर कोई इतना ऐसे फंड्स रिक्वायर्ड नहीं होते। उसके अंदर आपने कंपनी अपनी वहाँ पे फॉर्मेट करनी है, उस कंपनी को फॉर्मेट करने के बाद उसके टैक्सेस अप्लाई करने हैं, अकाउंट अपना ओपन करना है, और अपना जो IHS जो इंश्योरेंस नंबर है आपने वो लेना है। ये चीज़ें आप अप्लाई करने के बाद फिर आप अपनी कंपनी को अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है। इसमें भी आपको जब आपने जाना है तो आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है? इंश्योरेंस तो देखें, आपने किसी भी वीज़े पे करनी है तो आपने इंश्योरेंस पे करनी ही करनी है। ठीक है। वो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं जी इंश्योरेंस की। मतलब उसमें ये है कि आपका एक तो मेडिकल वहाँ पर वो कवर हो वर्ल्ड जाता है, क्लास मेडिकल होता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं और आप वहाँ पे जाके आप पे कर देते हैं, फ़र्ज़ करें अपने पास से, अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास चले गए तो आपको पे बैक हो जाएगा। अच्छा, और इसमें जो बच्चों की एजुकेशन है वो टोटल फ्री है।
अच्छा, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का मेडिकल आपका टोटल फ्री है। इवन के जो आपके डिपेंडेंट में आपकी मिसेज भी हैं अगर, तो उनकी भी एजुकेशन फ्री है। अच्छा। और ये जो फ्री एजुकेशन है ये किस लेवल तक है उनकी? ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब ए लेवल तक? जी, ए लेवल तक आपकी। अच्छा, ए लेवल तक, जिस तरह यूके में जिस तरह से है इस तरह से जी। वो सारा फ्री होगा। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इन्वेस्टर कैटेगरी की, कि इन्वेस्टर जो है वो वहाँ पर कैसे जा सकता है। तो सर अब ये बताइए कि जो ये स्किल्ड और जो हाईली स्किल्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्किल्ड और हाईली स्किल्ड में ये डिफरेंस है, जो हाईली स्किल्ड है उसमें आपको हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड है जी। मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 4 ईयर ऑनर प्रोग्राम की डिग्री, और आपके पास एक्सपीरियंस एज वेल एज उसके साथ चाहिए, और आइल्स आपको चाहिए जो मिनिमम 7 बैंड रिक्वायरमेंट है। जो स्किल्ड कैटेगरी है, ये स्किल्ड कैटेगरी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, ये कैटेगरीज आती हैं। ये स्किल्ड कैटेगरी में आपको आइल्स बहुत कम चाहिए, आपको मिनिमम 5 बैंड आइल्स चाहिए, B1 लेवल। जी, B1 लेवल चाहिए, और इतना कि आप अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी इंग्लिश को समझ सकें कि अगर आपने ये काम करना है तो लेबर कैटेगरी में ही आता है। लेकिन ये वीज़ा, इसकी जो वीज़े की जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो हाईली स्किल्ड वाली हैं जी। आपको जो बेनिफिट आपको मिलते हैं वो वही मिलेंगे जो हाईली स्किल्ड वालों को बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन इसमें आपको क्या फ़ायदा है कि आपको लो आइल्स आपको चाहिए और कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास डिप्लोमा लाजमी होना चाहिए। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि ये जो लोअर यानी कि जो स्किल्ड लोग हैं ये पैसे ज़्यादा कमाते हैं। जी, लोअर स्किल में डेफिनेटली उनके पास, क्योंकि एक स्किल्ड उनके पास ऐसी है जो पढ़े लिखे बंदे के पास नहीं है। मतलब तो वहाँ पर आपने उनकी देखा अर्निंग बहुत ज़्यादा है। जी जी। प्लम्बर हैं जी, वहाँ पर मेसन हैं जी, और इलेक्ट्रिशियन है, ये तो मिलते ही नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल नहीं। ऑटो मैकेनिक हैं, ऑटो मैकेनिक्स, डीजल के मैकेनिक हैं, ये बहुत सी, फिर जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हाँ जी, जो ये बहुत सी वहाँ पे जॉब्स है, फार्म हाउसेस की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं वहाँ पे। तो वो एनिमल की लुक आफ्टर करना, ये भी एक स्पेशल कैटेगरी है वहाँ पे। इसमें भी, और फूड, जैसे कोई शेफ़ है जी, और जो शेफ़ की कैटेगरी में 2-3 ऑप्शन हमारे पास बेवरेजेस में, फूड बेवरेजेस में आ जाती है। तो ये भी उन लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। हालांकि इसमें तो मेरे ख्याल में अगर आपको सिर्फ B1 लेवल चाहिए है जी, तो B1 लेवल तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं होता। अगर मेरे ख्याल में स्टूडेंट या जो भी स्किल्ड कैटेगरी में अगर उसके पास मैट्रिक भी क्वालिफिकेशन है तो B1 लेना उसके लिए कोई मुश्किल B1 लेना कोई मुश्किल नहीं। नहीं। और ये जो पाकिस्तान में जो डिप्लोमा है, जिसको हम एसोसिएट कहते हैं, जो डिग्री है एसोसिएट डिप्लोमा होता है ना, ये जो 3 साल का करवाते हैं हमारे यहाँ, ये डिप्लोमा आपके पास जो सारा टेक्निकल बोर्ड का या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो, ये 6 मंथ का हो या 1 ईयर का हो। अच्छा, इसके साथ जी आपके पास DAE इसको हम कहते हैं आमतौर पे। DAE तो बेसिकली 3 साल का प्रोग्राम होता है, लेकिन जो ये डिप्लोमा है ये 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर्स का भी हो सकता है। इसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस जो सा है वो होना चाहिए। हाँ जी, उसका बाकायदा इंटरव्यू होता है, और उसका इंटरव्यू जो सा है वो आपको एम्बेसी बुला के उसका इंटरव्यू हो सकता है, और टेलीफोनिक भी इंटरव्यू हो सकता है। तो इसका अगर कोई, क्योंकि ये खासी मेरे ख्याल में दिलचस्पी वाली बात होगी कि ख़ास तौर पे उन लोगों के, क्योंकि DAE तो बहुत से लोगों ने किया हुआ है, बहुत से लोगों ने और यहाँ से जाने के लिए अगर हम उन्हीं को कहते हैं जो DAE वाले हैं कि आप स्टूडेंट या चले जाएँ वहाँ पर जाके आपको डिग्री कर लें, तो वो तो खासी महंगी पड़ेगी उनको जी डिग्री। और ये वाला जो है ये तो उनका फिर, और फिर ये है कि जो स्टूडेंट वहाँ पर जाता है, स्टूडेंट को वहाँ पर जाते एक तो इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, फिर वो तो ज़्यादा आपने बताया कि पे करनी, फिर उसने वहाँ जाके अपनी फ़ीसें भी पे करनी है। जी बिल्कुल। अपने आप को लीगल रखने के लिए वो तमाम काम जो कि एक स्टूडेंट करने वो करने, और उनमें पैसे भी लगते हैं। तो अगर वही जो DAE वाला बंदा है, अगर वो यहाँ पर B1 लेवल इंग्लिश तो वो कर ही लेगा, वो कर ले और वहाँ पर वो चला जाए, तो वो तो वहाँ जाते ही अपना उसका जो मीटर है वो शुरू हो जाएगा, पैसे कमाना शुरू कर देगा। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि वो क्या करें? DAE किया हुआ है, B1 लेवल का, उसके बाद वो कहाँ जाए?
आप DAE आपने किया हुआ है, B1 लेवल आपने अपना मुकम्मल कर लिया और आपकी एक CV और डिप्लोमा आपके पास रेडी है और एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप एक अच्छी सी CV बना के ऑस्ट्रेलियन जो मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जॉब्स की, वहाँ पे मुख्तलिफ एम्प्लॉयर ने रिक्वायरमेंट अपनी पेश की हुई होती है कि हमें ये बंदा रिक्वायर है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वो जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वो स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं कि ठीक है जी हमें ये बंदा चाहिए, हमने इस बंदे का इंटरव्यू कर लिया है, ये बंदा कैपेबल है, तो हम इस बंदे को बुलाना चाह रहे हैं। फिर वो आप सब क्लास 186 में आप जा सकते हैं, तो उसमें आपको वो स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर करने के बाद आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी फिर उसके ऊपर आपका एक इंटरव्यू ले सकती है। माइट बी पॉसिबल कि वो इंटरव्यू भी आपका ले ले, आपको जज करे कि आपके पास आया ये एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो वो उसके लिए इंटरव्यू आपको और ये एम्बेसी में बुला के भी इंटरव्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकली भी उससे वो काम करवा के जी जज कर सकते हैं, या आपसे एक वीडियो वो बनवाएंगे कि वीडियो बना के आप जो काम फर्ज करें, एक मेसन है वो टाइलें लगाएगा, वो बताएगा कि मैं इस काम में इतना माहिर हूँ। प्लम्बर है तो वो फिटिंग करेगा चीज़ों की, तो बर्तन की फिटिंग वगैरह करेगा, तो वो उनके सामने वो वीडियो जाएगी। इलेक्ट्रिशियन है वो अपने सर्किट वगैरह ये वो जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, हाँ जी, वो सारा उसकी वीडियो बना के वो साथ में देगा। उस वीडियो को वो असेस करेंगे और फिर भी अगर उनको उनकी तसल्ली नहीं होगी तो आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आप आ जाए हमारे पास जी। असल में ये शायद पहले इस तरह के काम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम लोग देते ही उनको कागज़ वो वाले हैं जो जिनमें कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम हो आ जाती है। अक्सर लोग अपने जब वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा भी दे देते हैं जो कि वो नहीं देना चाहिए वो डॉक्यूमेंट, तो फिर एम्बेसी भी कहती है कि आ जाएं और आके हमारा अपना जो है वो इंटरव्यू दें, हम आपको देखना चाहते हैं फिज़िकली। अरे ये जो स्किल्ड कैटेगरी है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है जी। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली स्किल्ड लेबर जो उनकी है बहुत शॉर्टेज है और उनको बहुत ज़्यादा, जैसे स्पेशली नर्सिस ये भी स्किल्ड कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, और इनको बहुत रिक्वायरमेंट है। और इनकी भी वही 5 है जी, इनकी भी इंग्लिश जो सी है वो उनको लोअर लेवल। जो नर्सिस है ना, इसकी 3-4 स्टेजेस हैं। इसमें मिडवाइफरी है और जो सोशल वर्कर होते हैं वो हैं, हेल्थ वर्कर हैं, ये इनको चाहिए होते हैं। इसके अंदर इनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट कम है। जो नर्स आती है उसमें थोड़ी सी आइल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, वो इंग्लिश को ज़रा अच्छा अंडरस्टैंड C1 लेवल पे उनको चाहिए होता है। लेकिन ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो उनके पास बंदों की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है, अगर जो स्किल्ड कैटेगरी के हैं लोग तो या वो सऊदीया या दुबई या कतर या ओमान, इन स्टेट का वो रुख करते हैं, जहाँ पे उनकी अर्निंग जो सी है बहुत मुश्किल $500 के करीब होती है। और ऑस्ट्रेलिया में यही स्किल्ड कैटेगरी के जो लोग हैं $8,000+ पर मंथ कमाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह आपने अभी कहा कि वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग चले जाते हैं, उसमें ये है कि वो हमें चले पैसे तो दे ही देंगे जितने भी देने हैं, वो और कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं। आपको वहाँ पे कोई नेशनैलिटी नहीं, कोई PR नहीं, कुछ नहीं है। इन द एंड आप 10 साल लगा लें या 15 साल लगा लें, आपको अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा। कम से कम ये है कि उनमें आपको वो एजुकेशन फ्री नहीं है बच्चों की, बिल्कुल सही। फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। अरे आप बच्चों को अगर आपने पढ़ाना है तो आपको पाकिस्तान ही पढ़ाना है। वेदर का भी वो यहाँ तो वेदर भी बड़ा अच्छा होता है जी, बहुत अच्छा वेदर होता है। लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत हाई क्लास है। और ये जिस तरह यूके ने रखा हुआ है अपना एक सिस्टम, सेम मुझे लग रहा है कि ये भी उसी तरह का ही है जी। ये भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो सेम उनके आपको वहाँ से जिस तरह यहाँ पर कॉस आता है, वहाँ से आपको फिर वो वर्क परमिट आ जाएगा जी। उसके ऊपर आप जो है अपना वीज़ा वो कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। जो आपने बताया जो हाईली स्किल्ड है, जिसमें आपको C1 लेवल चाहिए होता है, उसका क्या? हाईली स्किल्ड में C1 नहीं चाहिए, C2 चाहिए। C2 चाहिए जी। तो 8777 है उसका भी, 8 बैंड जो है, अगर 7 ईच भी आ जाए आपका चारों, वो भी जो है वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। और इसमें दोनों आपके चल जाते हैं आजकल। सिर्फ आइल्स नहीं, अगर PTE भी आपने कर लिया है और PTE में भी आपके इक्वल टू 7 आ गए हैं, तो आपका वो भी एक्सेप्टेबल है। PTE एज़ कम्पेयर टू आइल्स टेक्निकली काफ़ी इजी है। सही बात। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड और हाईली स्किल्ड जो लोग जाना चाहते हैं उनके बारे में। तो अब हम ये देख लेते हैं सर कि वहाँ पर बंदा पहुँच गया, वो उसने अपनी फैमिली को भी वहाँ पर ले गए, वहाँ जाके अब वहाँ की जो लाइफ है उसमें भी तो बहुत से मसाइल हैं। एक बंदा यहाँ से जा रहा है, बीवी भी लेके चले गए, बच्चे भी दो, अगर जो है दो है, चले हम दो लगा लेते हैं, ज़रा भी हो सकते हैं, तो बच्चे भी वहाँ पर लेके चले गए। तो वहाँ जाके उसको पहुँचने के बाद फ़ौरन उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जब जो ऑस्ट्रेलिया है ये बड़ी मैनेज कंट्री है जी। आप वीज़ा आपका जैसे ही आ जाता है, अब आपको पता है कि आपने जाना है, तो आप उनके पास उनकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो अकोमोडेशन को डील करती हैं। आप जाने से पहले, अब आपको पता है आपकी फैमिली है, आप कम से कम एक बेडरूम, एक टीवी लॉन्च के साथ चाहिए, तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं मुख्तलिफ 3-4 वेबसाइट पे। इवन के सोशल मीडिया के भी बहुत से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं। ये तो मेरे ख्याल में पहले ही करना चाहिए ना? जी, ये पहले जाने से पहले आप उसके अंदर डाल देंगे, जी फलां डेट को मैं आ रहा हूँ तो मुझे एक रूम चाहिए, मुझे इस तरह का कमरा चाहिए, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो आप बता देते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो आपको 90% तो ऐसे लोग अप्रोच कर लेते हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग कर लेते हैं, फैमिलीज़, वो आपको एज अ पेइंग गेस्ट अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। वो और आपको बड़ा इकोनॉमिकली आपको वो रूम मिल जाता है और एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड में आप चले जाते हैं। और आपको वहाँ पे फूड का कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप ये चीज़ें कुछ मैनेज करके यहाँ से जाते हैं तो आपको वहाँ पे एडजस्ट होने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये कि बच्चों की जो एक सबसे बड़ी जो परेशानी बच्चों की आती है वो ये कि ये चूँकि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का डिफरेंट है, वहाँ पर जाके सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, तो उनकी जो एडमिशन्स वगैरह हैं उनमें कोई प्रॉब्लम या कोई मसाइल इस तरह के? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है और वो लोग इतने कोऑपरेटेड हैं। आप यहाँ पे किसी लोकल स्कूल में जाएंगे ना तो आपसे कहेंगे आप पहले क्या पढ़ के आए हैं? जी हमें वो प्रीवियस अपने सर्टिफिकेट लेकर आए, हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहाँ पर ये नहीं है। अच्छा। आप किसी स्कूल में जाते हैं और उन्हें कहते हैं नहीं मैं पाकिस्तान से आए हैं, मेरे बच्चे हैं और ये पढ़ना चाह रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके बच्चे का लेवल ऑफ इंग्लिश वो नहीं है जो उनके बच्चों का नहीं होगा, जो नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, आपके बच्चों को वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको एडमिशन देते हैं, उनको स्पेशल क्लासेस दे के तैयार करवाते हैं कि वो बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट कर सकें। आपको ना वाली ऑप्शन वहाँ पर कोई नहीं है। मतलब रेमीडियल जिसको टीचिंग कहते हैं वो करवा के बच्चों को उस लेवल पर ले आएंगे कि आप, और कोई उसके चार्जेस नहीं है। अच्छा, फ्री है सारा कुछ? सब कुछ फ्री है। ये तो देखें ना, मतलब बच्चों को एजुकेशन तो जरा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि बच्चों की एजुकेशन वहाँ पर। लेकिन आप यहाँ से जाते हैं तो आपके पास जो क्रेडेंशियल्स हैं बच्चों के, आप वो साथ लेकर जाएं डेफिनेटली, और वहाँ पे उन्हें बताएं कि बच्चा पहले इस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, ताकि आपको आगे वो स्टैंडर्ड जो सा है आपको, बच्चे अगर 5th क्लास में आए तो उसको 6th में या 5th में ही वो ईजीली अकोमोडेट कर लें। सिस्टम वहाँ पर हमें GCSE वाला ही होगा, O लेवल, A लेवल सारा है। और A लेवल तक तो आपने बताया कि वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड एक अपना सिस्टम है उनका एजुकेशन का, लेकिन वो बड़ा सिमिलर है A लेवल से, उसी में ही बच्चा ज़ाहिर है कि वहाँ पर A लेवल कर लेने के बाद वहाँ पर जब बच्चा चला गया, वो माइग्रेंट इमिग्रेंट का बच्चा है, वहाँ पर चला गया A लेवल के बाद, अब उसके बाद जब उसने वहाँ पर जाना है यूनिवर्सिटी जाके उसने अपनी बैचलर डिग्री करनी है, तो उसके लिए उसको कौन सी फ़ीस देनी पड़ेगी? जो इंटरनेशनल जो वहाँ पर फ़ीसें आमतौर पे हम लोग देते हैं वो वाली, या जो वहाँ पर जो लोकल फ़ीसें होती हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें आप इमिग्रेशन स्टेटस पर हैं तो आपको फिर लोकल स्टूडेंट की फ़ीस आपको पे करनी है और बड़ा बेनिफिट उसमें मिलता है, और बड़ी कम फ़ीस होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है, और उसके अंदर भी आपको स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। वो आपके ग्रेड्स पे डिपेंड करता है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है, तो आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं। मतलब ये और है, वो भी इंस्टॉलमेंट में जी। कोई लोन शोन भी दे देते हैं? स्टूडेंट लोन बिल्कुल मिलता है जी, वहाँ पे हर स्टूडेंट को, आपको स्टूडेंट लोन चाहिए आपको स्टूडेंट लोन मिलेगा, और आपकी पूरी एजुकेशन जो सी है वो फाइनेंस हो जाती है। ठीक, मतलब आप कोई बर्डन नहीं है। अगर आपने फ़र्ज़ करें 4 ईयर प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं तो आपने 10 ईयर्स में उनको रिटर्न करना है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, स्टूडेंट भी अपनी फैमिली को वहाँ पर ले जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी
वही सारे लॉज हैं, वही हैं रूल्स जो कि इमिग्रेंट के लिए हैं, या कोई उसमें फ़र्क है? अगर स्टूडेंट अपनी फैमिली को ले गया है और यहाँ से एक इमिग्रेंट चला गया है, तो उनको दोनों में कोई फ़र्क होगा, या उनको भी वही चीज़ें, वही बच्चों की तालीम, वही सारा कुछ खर्चा उनको भी कोई नहीं करना पड़ेगा? नहीं, स्टूडेंट में और जो इमिग्रेंट है इनमें कोई फ़र्क नहीं होता एजुकेशन से रिलेटेड। जी। आप स्टूडेंट को बस ये है कि उसको 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है, और जो इमिग्रेंट है वो 24 आवर्स वो तो ज़ाहिर है, वो तो क्या ही काम कर वो उसका यही एक डिफरेंस है। बाकी उसका मेडिकल उसका भी फ्री है और एजुकेशन उसकी भी फ्री है, एज जो इमिग्रेंट की फ्री है, सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लिविंग कॉस्ट का वहाँ पर सिटीज़ जिस तरह हैं वहाँ पर, अब वहाँ पर ज़ाहिर है कि सिटीज़ बहुत बड़े हैं, कुछ सिटीज़ दूर हैं, कुछ इस तरह से, तो लिविंग कॉस्ट का कोई फ़र्क है उसमें? जी, लिविंग कॉस्ट का बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। आप देखें, आप सिटी में जैसे सिडनी है, अब सिडनी बहुत बड़ा सिटी है, आप कह लें कि एज़ कंपेयर हमारे कराची से भी बड़ा है, हो गया है सिडनी। अब सिडनी के जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पे जो अकोमोडेशन है जी, उसमें, और जो सिटी सेंट्रल सिटी सेंटर है, आप वहाँ पे कहीं पे अकोमोडेशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80% रेंट का फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, मतलब ये है कि कोई मतलब जो यहाँ से हमारे लोग जा रहे हैं, कोई इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट का तो ज़ाहिर है उसके पास चॉइस है कि उसने कहाँ जाना है, मगर जो स्टूडेंट है वो तो बेचारा वहीं जाएगा जहाँ उसका यूनिवर्सिटी है, उसकी जहाँ उसे जाना है पढ़ने के लिए। तो इमिग्रेंट के लिए आपका क्या मशवरा है? उसको कौन सी जो सिटी है वो टारगेट करनी चाहिए कि मैं ये वहाँ जाऊँ ताकि शुरू में ख़र्चा कम हो उसका, मगर अर्निंग उसकी अच्छी होनी चाहिए? देखिए, इमिग्रेंट का तो मसला ये है ना कि उसको तो जहाँ से स्पॉन्सर आएगा उसने वहाँ पे जाना है, डेफिनेटली सही तो बात। उन सिटी में जाना है, लेकिन उसमें जो लिविंग ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि आपने कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। उनके बहुत से बेनिफिट कार्ड बने हुए होते हैं जो आपको उस कार्ड के ऊपर आपको बस, ट्रैम और ट्रेन सब एक ही कार्ड के ऊपर आप वो मैनेज कर रहे होते हैं, और कोई इतनी ज़्यादा उसका एक्सपेंस नहीं है। ठीक हो गया, फिर तो मतलब बाउंड हो गया ना, हमारा जो स्टूडेंट है उससे भी जाना है उसी जगह पर जहाँ पर उसका यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जी, और जो इमिग्रेंट है डेफिनेटली ये भी वहीं जाएगा जहाँ लेकिन ये है कि वो सराउंडिंग में जा सकते हैं, बॉर्डर एरिया के करीब जा सकते हैं, सिटीज़ के जो बॉर्डर्स लगते हैं उनके करीब दूर थोड़ा सा डिस्टेंस पे वो ले लें तो वो ज़रा सस्ती मिल जाती है। वो ठीक हो गया। फूड, जो कि हम लोग ज़ाहिर है मुसलमान हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जाते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो हमें हलाल फूड का, इस तरह भी हम कुछ दिन पहले यूरोप गए थे तो वहाँ पर हलाल फूड का बहुत इशू था, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी का सबसे जो महंगा खाना है वो शायद उधर खाया था ज़्यूरिख में बहुत, क्योंकि वहाँ हलाल फूड नहीं मिला था। फिर जहाँ पहुँचे वहाँ पर वो मिला, तो वो उन्होंने हमसे खैर पता नहीं एक्स्ट्रा चार्ज किया है, बहुत महंगा था। तो यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा मेरे ख्याल में? नहीं, यूरोप में तो ये इशू है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए, कनाडा, यहाँ पे ये इशू नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में तो जो हलाल फूड है वाइडली अवेलेबल है, यानी कि हर स्टोर पे आपको हलाल फूड आपको मिलेगा, और मेंशन उन्होंने किया हुआ होता है कि ये हलाल फूड है। उसके जो शेल्फ्स हैं वो सेपरेट हैं उस मीट से जो हलाल नहीं है, और ऊपर बाकायदा उन्होंने टैग लगाया हुआ होता है, उसको आप स्कैन करें, उसके अंदर मेंशन होता है कि हलाल है तो किस जगह से आया है, सही बात है, किस कम्युनिटी से आया है। तो इस तरह से वो चीज़ें जो सी हैं, आपको हलाल का कोई इशू नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी डिस्टेंस वाली जगह पर रह रहे हैं तो आपको हलाल फूड वहाँ पे मसला है। वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करती हैं तो मीट जो सा है हलाल वो आपके डोर स्टेप पर आ जाता है। अच्छा, चले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। वैसे ये है कि वो बता भी देते हैं, वो जो उसकी जो कैप्शन यानी जो बाहर लिखा होता है अंदर भी वही चीज़ ही होती है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पाकिस्तान में शायद इतना इसको फॉलो नहीं करते। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने एक होटल में उनसे कहा था कि मुझे एक ऑमलेट जो सा है वो उसमें आप चिकन सॉसेजेस वगैरह डाल दें, लेकिन मैंने हलाल खाना है। तो उसने कहा जी अच्छा ठीक है, मैंने आपको हलाल, वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रही थी, उसने कहा जी मैं आपको हलाल बना के दे दूँ, लेकिन मैं इस जो हॉट प्लेट थी उसके ऊपर नहीं उसने बनाया। दूसरी वाली, मैंने कहा आप इस पर क्यों नहीं बना रही?
मैंने कहा ये अंदर किधर लेके जा रही है? उसने कहा ये इट्स नॉट फॉर हलाल। इसके ऊपर वो दूसरे वो मीट यूज़ कर चुकी है। तो वो मुझे तो उसका आइडिया नहीं था, वो बना सकती थी, पता था। लेकिन वो लोग इस मामले में बहुत क्लियर हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट बात करते हैं, बिल्कुल ट्रुथ बात करते हैं कि भाई ये इशू है, तो वो फिर अंदर से स्पेशल बना के लेकर आए। जब इन चीज़ों को देखिए, लाइफ तो यही है ना, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हम लोग इमिग्रेंट वहाँ पे जाना चाहते हैं या स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाहता है तो वो कहता है मैंने वापस नहीं आना। चले, उम्मीद करते हैं कि हमारे भी इधर अल्लाह करे कि इसी तरह की ही चीज़ें हो जाएं, लोग इतनी एहतियात करें, करनी भी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने खासी जो है वो इसके ऊपर बात की है, और इमिग्रेंट्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए, या जो स्किल्ड लोग हैं या हाईली स्किल्ड लोग हैं, उनको इससे इस प्रोग्राम से खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।